सिर्फ आपने ऑप्शंस अपने पास लिखते चले जाना, ठीक है। फिर उसको देखते हैं कि कितनी बातें ठीक है, कितनी बातें गलत है। चैप्टर 1 की असाइनमेंट नंबर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। पहले 3 एमसीक्यू सॉल्व हो गए, बाकियों को भी करना था। जरा जल्दी करना। चलो साथ साथ ही कर लेते हैं। कहता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉमिनल डाटा। हाँ जी, ब्लड टाइप। क्योंकि नॉमिनल डाटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या होता है? नॉमिनल डाटा मींस ये ऑर्डर में नहीं होता। ये क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है? क्वालिटेटिव। तो हाइट ऑफ स्टूडेंट्स नंबर में होती है, एग्जाम ग्रेड्स भी नंबर्स में हो सकते हैं। इवन अगर नंबर्स में ना भी हो, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड हो, तो ये एक रैंक के ऊपर बेस करते हैं। तो ये क्या है बेसिकली? ये ऑर्डिनल है। टेम्परेचर ये कंटिन्यूस डाटा है। तो सही ऑप्शन क्या है इसका? ब्लड टाइप। सही ऑप्शन क्या बन जाएगा? ब्लड टाइप। ठीक हो गया। सेटिस्फैक्शन लेवल सच एज वेरी सेटिस्फाइड, न्यूट्रल या डिससेटिस्फाइड। अब ये भी एक ऑर्डर है कि आप मुतमिन बिल्कुल भी नहीं है, कुछ हद तक हैं, बहुत ज़्यादा नाराज हैं। तो ये भी क्या है? एक ऑर्डर है। सो दिस इज ऑर्डिनल डाटा। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड इन अ स्टोर। प्रोडक्ट्स कभी भी डेसिमल में नहीं होंगे, तो इट इज डिस्क्रीट। विच टाइप ऑफ डाटा अलाउज फ्रैक्शन? कंटिन्यूअस में फ्रैक्शन आते हैं, डिस्क्रीट में होल नंबर्स होते हैं। चलें अब आप लोग ये खुद करें, 5, 6, 7 जल्दी से। हाँ जी, पांचवा। द मेन पर्पज ऑफ कलेक्टिंग एक्यूरेट एंड रेलेवेंट डाटा, ताकि ये हमें हेल्प करे टू मेक डिसीजन मेकिंग। सो बीटा। 6 बताएं। पुअरली कलेक्टेड और इररेलेवेंट डाटा से क्या एफिशिएंसी बढ़ती है? करेक्ट कंक्लूजन्स आती हैं। ये डाटा आपको हमेशा इनकरेक्ट बिजनेस डिसीजंस की तरफ लेके जाएगा। सो ऑप्शन सी। और 7वां सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कंसिडरेशन? रेलेवेंस, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस या प्रॉफिटेबिलिटी। देखें, कहता है डाटा कलेक्शन आप जब भी करते हैं तो याद रखिएगा डाटा हमेशा क्या होना चाहिए? डाटा हमेशा क्या होना चाहिए? और डाटा मुझे टाइमली अवेलेबल भी तो होना चाहिए। अगर मेरे पास डाटा टाइमली ही नहीं है तो मैं क्या उससे फैसला कर सकता हूँ? एक अच्छा फैसला कब होता है? जब वो सही मौके पे किया जाए। हाँ, इससे हमें एंड रिजल्ट क्या मिलता है? तो ये कंसिडरेशन नहीं है, ये तो उसका फायदा है, ये तो उसका क्या है? एडवांटेज है। तो डाटा जब आप कलेक्ट करते हैं तो आपने किन बातों का ख्याल रखना है? 3 बातों का। आप इसको आसानी के लिए रैट बोल दें। क्या बोल दें? आर बोले तो, ए बोले तो, टी बोले तो चूहा, रैट। चलो अब 8वां, 9वां और 10वां करके बताओ।
एट्थ क्या है? कहता है इंडिविजुअल्स को पता हो कि उनसे कौन सा डाटा लिया जा रहा है, इट इज ट्रांसपेरेंसी। क्या? इंश्योरिंग दैट इंडिविजुअल्स जिनसे डाटा लिया जा रहा है, जो डाटा ओनर है, नो उनको पता है हाउ देयर डाटा इज बीइंग कलेक्टेड, कैसे उनसे डाटा लिया जा रहा है। तो चोरी छुपे लें या उनको बता के लें? उनको बता के लें, उनकी कॉन्सेंट से लें, तो किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूजन उसमें नहीं होनी चाहिए। प्राइवेसी लेने के बाद जिसके पास डाटा है उसने मेंटेन करनी है, यानी कि सिक्योरिटी भी उसने मेंटेन करनी है, और डाटा जो लिया है वो सही होना चाहिए, वो फेयर होना चाहिए। प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, बहुत आसान है। सिक्योरिटी, which principle helps in preventing discrimination or biasness during data collection? Fairness। इसका मतलब है कि ऑन एवरेज 9 नंबर के करीब आप लोग लैंड कर रहे हैं, एक आधा हर एक का हल्का सा गलत हुआ। तो ये अच्छी खबर है कि बुरी खबर है? बुरी खबर है। चैप्टर 1 बहुत आसान है, इसमें इस तरह के ब्लंडर्स नहीं करना है। इसमें से एग्जाम में 3 नंबर का सवाल भी आ सकता है, 5 का भी आ सकता है, 10 का भी आ सकता है, जितने का मर्जी आए। ये नंबर मार्क्स लूज करने वाला नहीं है, इसमें नंबर आपने लूज नहीं करना। अब अच्छे बच्चों की तरह दूसरी असाइनमेंट भी कर लें। ये पहले 3 आप लोगों ने करने सॉल्व खुद ही। हो गया? पहला का क्या? ए? पक्की बात है? पहला सी पे कोई डाउट किसी को? अच्छा, सेकंड? एक्सटर्नल डाटा मार्केट रिपोर्ट से मिलता है और सोशल मीडिया से मिल जाता है। तीसरा क्या है? प्राइमरी डाटा रेफर्स टू डाटा डायरेक्टली, जो अपने लिए आप इस्तेमाल करते हैं। ए आ गया। चलो अब चौथा, पांचवा, छठा। आपको पीआरसी की यादें आ रही होंगी। हाँ, चौथा क्या? सी है ना? ठीक है। पांचवा? हाँ जी, पांचवे में किसी को डाउट है? पक्का? 5 में सबको ओके? छठा बता दो। छठा 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 रोज एंड कॉलम। कैसे पता चला? टेबुलर फॉर्म था, स्ट्रक्चर डाटा। ठीक, ओके 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 ओके। आप तो अभी भी आए हो, कहाँ चले हो तुम? अक्सर गायब हो जाते हो। कोई बात नहीं, चलो 7वां 8वां 9वां करो। सातवां, आठवां, नौवां। सातवां सी, स्ट्रक्चर डाटा तो किस में होगा? डेटाबेसेस के अंदर ऑर्गेनाइज्ड वे में पड़ा होगा। तो सातवां क्या है? सी। आठवां बता दे। कस्टमर रिकॉर्ड्स इन सीआरएम सिस्टम। सीआरएम कहते हैं, किसे कहते हैं?
कस्टमर रिपोर्ट मैनेजमेंट। अब चूंकि इसमें रिपोर्ट है तो नॉर्मली इसका डाटा किस फॉर्मेट पे होगा? रोज और कॉलम्स में होगा। एक स्ट्रक्चर डाटा की फॉर्म में होता है कि किस कस्टमर ने किस दिन किस डेट पे कौन सी चीज़ हमसे बाय की, किस एड्रेस पे मंगवाई। इट इज़ ऑलवेज स्ट्रक्चर डाटा। चलो 9वां 10वां बताओ। पेशेंट वाला कहाँ पे जाएगा? हेल्थ केयर में जाएगा। 10वां बता दो। ये भी स्ट्रक्चर डाटा। 10वां भी क्या है? क्लियर है? एंड तक क्लियर है? जहां पे रिपोर्ट आएगा बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर होगा, अनलेस किसने कोई एक्स्ट्रा बात ना की हो। डन? यहाँ तक ओके? पक्की बात है, लॉक कर दिया जाए। आपको कल 2 काम करने के लिए दिए थे, वो 2 वीडियोस देख ली हैं? यस सर। वो समझ आ गया कि क्यों वजह? 16 मिनट की वीडियोस थी। यस सर। तो खैर आप लोगों ने देख ली है। यस सर। उसमें से सिर्फ आपने समझना ही था, उसको याद यूज करने की ज़रूरत नहीं। और आपको एक सवाल दिया था करने का, वो कर लिया? सवाल हो गया? हाँ मैं बताता हूँ। सवाल से या उस वीडियो से? नहीं, सवाल से मैं बताता हूँ। उसी सवाल पे आते हैं। मगर क्या इस वक्त वो सवाल मेरे पास है? ये एक सवाल है, क्या इस लैपटॉप में वो है या नहीं है? एक काम करते हैं भाई कि अब से वो सवाल निकाल लेते हैं। क्यों नहीं आते? अभी तुम्हारे सामने आती है, अभी जादू होगा। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है? icap.org.pk। उसके बाद आप जाएंगे स्टूडेंट्स पे, उसके बाद आप जाएंगे स्टडी रिसोर्सेज पे, उसके बाद आप जाएंगे स्कीम 25 पे, जो कि आप नहीं जाते। उसके बाद आप जाएंगे स्टडी रिसोर्सेज पे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको लाइन से मिल जाएंगे कोर्सेस। आप जाएंगे कैफ में, आप जाएंगे स्टडी मटेरियल में, तो पाई एक ही है। सर आप जहाँ से मर्जी खोलते रहें, आपको कौन रोक सकता है? चलो कोई बात नहीं, एक टाइम आएगा वहाँ भी आपको शो होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, जो बुक के पीछे वाले एमसीक्यूज हैं वो कर लिए थे? यस सर। उनमें कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नहीं है। चलो जी, ये सवाल था जो आपको मैंने कल दिया था। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? नीचे कहीं जाके होगा। अभी भी नीचे। असल में शुरू में उसने इतने एमसीक्यूज दे दिए हैं कि उसने कहा बस बच्चा इन्हें में घूमता रहा। इतना नंबर की है, मगर उसने क्वांटम बढ़ा दिया। ये देखो, ये सवाल था, पहला वाला सवाल था ना, कि हम डाटा को क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू नॉमिनल, ऑर्डिनल, क्वांटिटेटिव, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो चलो एक इंडस्ट्री भी सॉल्व कर लेते हैं। कौन सी करूँ? हेल्थ केयर, रिटेल के फाइनेंस? फाइनेंस कर लेते हैं, फाइनेंस कर लेते हैं। फाइनेंस के अंदर मुझे बताइए सबसे आसान एग्जांपल किसकी बन सकती है? बैंक की बन सकती है। चलो बैंक में आ जाते हैं। अब आप लोगों ने बताना था बैंक के अंदर कौन सा डाटा क्वालिटेटिव और कौन सा डाटा क्वांटिटेटिव है। तो क्वालिटेटिव डाटा की डेफिनेशन पहले आप लोगों ने बता देनी थी। फिर आपने बताना था कि बैंक्स के अंदर क्वालिटेटिव डाटा 2 तरह का होता है, एक नॉमिनल, दूसरा ऑर्डिनल। ठीक है, अब नॉमिनल डाटा कौन कौन सा होगा बैंक में? खुद सोचो। क्रेडिट कार्ड की टाइप्स, ये नॉमिनल है। बैंक अकाउंट के टाइप्स, ये नॉमिनल है। कस्टमर का जेंडर नॉमिनल है। तो ऑर्डिनल क्या होगा? क्रेडिट रेटिंग के, हाँ बिल्कुल, क्रेडिट रेटिंग के कौन सा कस्टमर सबसे नीचे है, कौन सा ऊपर है, कौन सा ऊपर है। फिर जो कस्टमर ने हमें रिव्यूज दिए हुए हैं वो सबसे ख़राब कौन से हैं, न्यूट्रल कौन से, और सबसे अच्छे कौन से हैं। लोन लिमिट्स, कितना लोन देना है, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। ये सारी क्या है? डिफरेंट तरह की कैटेगरीज हैं। अच्छा फिर आ जाए, हाँ
सर इसमें ना उसने सवाल में लिखा भी हुआ है कि ईच टाइप डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो वो एंड पे लिखे या हर वो टाइप के सबसे बारे एंड में? पे, वो सबसे एंड पे आपने बताना था। हाँ यही अच्छा, यही उसके बाद आ जाएं किस पे, क्वांटिटेटिव पे। ये कितनी तरह की होती है, दो, दो तरह मगर इससे पहले आपने उसको डिफाइन कर देना था, हो गया डिफाइन। Yes, sir. अब ये या कंटिन्यूस होगी या डिस्क्रीट होगी। तो डिस्क्रीट क्या है वहाँ पे, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, ये डेसिमल में नहीं होंगी। और नंबर ऑफ बैंक्स इन द सिटी, नंबर ऑफ बैंक्स, नंबर ऑफ एटीएम्स, बैंक्स, एटीएम्स, नंबर ऑफ अकाउंट्स, जो स्टाफ काम कर रहा है वो भी डेसिमल में नहीं होगा। तो डेसिमल में क्या होगा, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, अकाउंट बैलेंस, लोन्स, इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट, अकाउंट बैलेंसेस, ये सारा क्या इसमें आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा। फिर आ जाए अगली जो चीज़ पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि बताएं कि ये स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड, इसके ऊपर हम लोगों ने बात कर ली हुई है कि स्ट्रक्चर्ड डाटा से कैसे हेल्प ली जा सकती है, कैसे, वो तो उसकी डेफिनेशन है ना, हेल्प कैसे ले सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस फॉर्म में होंगी, टेबुलर फॉर्म में होंगी। जो डाटा उसने टेबुलर फॉर्म में रखा है उससे हम क्या कर सकते हैं, सर ऑडिट कर सकते हैं, ऑडिट करवा सकते Fraud हैं, detection कर सकते फ्रॉड डिटेक्शन कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारा कस्टमर कितना पैसा लेके गया हुआ है, कब उसने रिटर्न करना है, कितना हमें इंटरेस्ट आना है, कब आना है। अनस्ट्रक्चर्ड, एग्जैक्टली डिसीजन मेकिंग। अनस्ट्रक्चर्ड से सोशल मीडिया के ऊपर उसकी आई हुई पोस्ट, सेंटिमेंट एनालिसिस, रिव्यूज। और सेमी स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड में जो उसकी वेबसाइट्स मेंटेन हो रही हैं, बिल्कुल, जो उसकी वेबसाइट्स मेंटेन हो रही हैं, जो उसका मेल, जो उसकी जीमेल है, उसके अलावा मोबाइल डाटा, एटीएम के अंदर चल रहा सॉफ्टवेयर, वो सब चीज़ें कहाँ पे जाएंगी, सेमी स्ट्रक्चर्ड में जाएंगी। और एंड में आपने बता देना था कि ये कैसे ओवरऑल बैंक को हेल्प आउट करे। इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग में दो तीन पॉइंट्स कैसे लिखेंगे, डिसीजन मेकिंग में तो आ गए, डाटा मैं अंडरस्टैंडिंग, उसी तरफ आ रहा हूँ, ठहरो, लेट्स ओपन द सोल्यूशन। ये बुक अभी ना आई कैप को भी ना रिफाइन करनी पड़ेगी। ये अब देखो, अच्छा उसने कौन सी मिसाल ली हुई, उसने हेल्थ केयर की मिसाल ली हुई है। चलो इसी माने हेल्थ केयर को भी पहले देख लेते हैं। हाँ जी, हेल्थ केयर में व्हाट डाटा शुड बी क्वालिटेटिव, हेल्थ केयर में क्वालिटेटिव डाटा होता क्या, पर उसको आप लोगों ने क्या करना था, डिफाइन करना था, तो गया डिफाइन। उसके बाद आप लोगों ने बताना कि ये दो तरह का होता है, एक नॉमिनल और दूसरा ऑर्डिनल। नॉमिनल की डेफिनेशन कि इसमें क्या होती हैं, कैटेगरीज। ऑर्डिनल की डेफिनेशन कि इसमें कैटेगरीज जो है वो नहीं होती, ये होती हैं। ऑर्डिनल में कैटेगरीज रैंकिंग होती है, नॉमिनल में ये नहीं होती, ये विदाउट ऑर्डर है। फिर आपने बताना था कि नॉमिनल की एग्जांपल्स, तो हेल्थ केयर में ब्लड ग्रुप क्या है या ब्लड टाइप क्या है, नॉमिनल डाटा। इसके अलावा जेंडर क्या होगा, नॉमिनल डाटा। डिजीज टाइप्स भी इसमें आ सकती हैं, बिल्कुल। अच्छा, ऑर्डिनल में कैंसर के स्टेज पे खड़ा हुआ है, ट्यूमर के स्टेज पे खड़ा हुआ है, कितना आपको पेन हो रहा है, कितना आपको पेन नहीं हो रहा। नीचे आ जाएं, क्वालिटेटिव, सॉरी क्वांटिटेटिव, इसमें क्या है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो कितने पेशेंट्स हमें डेली के आ रहे हैं, ये क्या था, डिस्क्रीट के कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट। तो कंटिन्यूअस क्या होगा, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन लेवल। फिर स्ट्रक्चर्ड डाटा कैसे हेल्प आउट कर सकता है, उसका यूज़ बता देना था, अनस्ट्रक्चर्ड का यूज़ बता देना था, और सेमी स्ट्रक्चर्ड का यूज़ बता देना था। उसके बाद आपने ओवरऑल लेवल पे बताना था कि ये तीन तरह के डाटाज हमें कैसे हेल्प आउट करते हैं। कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं कि हमें पता है बीइंग अ मेडिकल सेंटर कि हमारी कौन से पेशेंट ज़्यादा आते हैं और हमें किस तरह की दवाइयाँ वहाँ पे मेंटेन करके रखनी हैं, किस किस तरह के डॉक्टर्स हमें चाहिए, सुबह के टाइम वाले चाहिए, शाम के टाइम वाले चाहिए, या रात के टाइम वाले चाहिए, कितने बेड्स की हमें मज़ीद ज़रूरत है, और सोचें अपनी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव, भाई सोचना है, ये सोच का खेल है। क्वालिटी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कितने हमें वार्ड बॉयज़ चाहिए, कितनी हमें नर्सेस चाहिए,
क्या हमें एक अलग से डिस्पेंसरी चाहिए या नहीं चाहिए, कितने हमें बेड्स चाहिए, और एम्बुलेंसेस हमें कितनी चाहिए। इसी तरह बैंक्स के केस में क्या होगा कि क्या हमें कोई नया बैंक ओपन करने की ज़रूरत है या नहीं है, हमें अपना स्टाफ बढ़ाना चाहिए या नहीं चाहिए, हमें जो एटीएम्स हैं उनको बढ़ाना या कम करना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बैंक्स की। अगर मेरे पास कोई प्लेन पेज हो, यहाँ पे कोई प्लेन पेज है, होना चाहिए। एक बैंक है, चलो छोड़ो प्लेन पेज को, एक बैंक है, उस बैंक के पूरे शहर में 100 एटीएम, और हर एटीएम में ऑन एवरेज वो पैसा रखता है 100 मिलियन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एटीएम्स कितने, 100, और हर बैंक में ऑन एवरेज डेली बेस पे पैसा कितना पड़ा होता है, 100 मिलियन। अब बैंक को ये फील था कि हमारे एटीएम से डेली बेस पे इतनी ट्रांजैक्शंस होती हैं। पता ये चला जब इन्होंने डाटा को स्ट्रक्चराइज किया तो 100 मिलियन अमाउंट काफ़ी ज़्यादा थी। जो ऑन एवरेज पूरे साल में ट्रांजैक्शंस हुई उस एटीएम से वो 40 मिलियन के करीब थी बस, मगर इन्होंने रखा कितना हुआ था, 100 मिलियन। ट्रांजैक्शंस कितने की हो रही हैं, 40 मिलियन की। तो ये डाटा उन्होंने 1 साल हासिल किया, 2 साल हासिल किया, 3 साल हासिल किया, 4 साल, 5 साल, 5-6 साल तक वो लगे रहे कि देखें कि वाकई में 100 मिलियन रखना जस्टिफाइबल है भी या नहीं। तो किसी साल 45 मिलियन निकल गए, किसी साल 60 मिलियन निकल गए, किसी साल 10 निकला, किसी साल 20 निकला, एवरेज कहाँ पे आगे रुकी, 40 पे। तो फिर बैंक ने एक फैसला किया कि हम 50 से ऊपर की अमाउंट अपनी एटीएम्स में नहीं रखेंगे। मगर ये फैसला करने के लिए उनके पास क्या था, डाटा। वो डाटा जब वो हासिल कर रहे हैं तो वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में था, कन्वर्ट किया किस फॉर्म में, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो 50 मिलियन उन्होंने एटीएम से निकाल लिया तो उसको वो क्या करेंगे, फेंक देंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और उससे क्या कमाएंगे, इंटरेस्ट इनकम कमाएंगे। क्या कमाएंगे, इंटरेस्ट इनकम कमाएंगे। फर्ज करें बहुत ही थकी हुई इंटरेस्ट इनकम 10% तो होगी, बहुत ही कोई कम कर लें। तो जहाँ पे बैंक ने अपना 50 मिलियन ज़ाया किया हुआ था वो उससे कुछ भी रिटर्न नहीं ले रहे थे, तो अब हर साल 50 पे 10 उनको कितना आना शुरू हो गया, 5 मिलियन आना शुरू हो गया। तो अगर उनके पास डाटा ना होता तो क्या वो ये 5 मिलियन कमाने तक जाते, नहीं जाते। तो कभी कभी इस तरह के फ़ायदे भी आपको नज़र आने शुरू हो जाते हैं जब आप डाटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अरेंज करते हैं। ये बात समझ आई। इसी तरह ये हॉस्पिटल, अगर इनके पास कोई हार्ट रिलेटेड केस आता ही नहीं है तो क्या ये अपने इदारे में कोई हार्ट डॉक्टर को बिठाएंगे, कोई कार्डियक को बिठाएंगे कि भाई तुम आके यहाँ पे ये डिपार्टमेंट संभालो। इनको पता है कि इस तरह का पेशेंट हमारे पास नहीं आता, ये हमारी डोमेन नहीं है। बट ये पता कैसे चलेगा, अब इनके पास क्या होगा, डाटा, और वो डाटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अरेंज हुआ होगा। वो देखेंगे कि पिछले 5-6 साल में कितने पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि कार्डियो के मर्ज में थे, पता चला कि एक भी नहीं था, और वो डॉक्टर पिछले 5-6 साल से सिर्फ सैलरी विड्रॉ कर रहा था। अब क्या करेंगे, उसको निकाल के बाहर फेंक देंगे। तो ये फ़ायदा होता है जब आप इसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, आपको इनसाइट्स मिलती हैं, आपको पता चलता है कि आप करने क्या जा रहे हैं, और उसकी बेस पे आप क्या बनाते हैं अपना डिसीजन मेकिंग कि अब हमने आगे क्या करना है। डन, याद है, ओके। मैं इन तीनों पार्ट्स के ना आपको सॉल्यूशन भेजूंगा उसमें पीडीएफ में, और उसके साथ इन तीनों की डिफरेंट वीडियोस भी होंगी, एक दफ़ा उनको भी सुनिएगा। उसमें सारी बातें जो आपको मैंने टास्क दिया था घर से करने के लिए वो एक्सप्लेन है। अच्छा, ये तो मैंने कल ग्रुप में शेयर किया था, मेरा ख्याल से ये असाइनमेंट्स तो मैंने करी थी ग्रुप में शेयर, या नहीं की थी, नहीं की थी, मेरा ख्याल से कर दी थी, पीडीएफ शेयर किया था। ठीक है, डन। सो चैप्टर 1 हमारा डन, समाप्त हुआ। अब आ जाएं
चैप्टर 4 पे, चैप्टर 4। बिग डेटा, बिग 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 डाटा, बिग 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 डाटा, वेरी बिग डाटा, वेरी बिग डाटा। तो ये तो मुझे लगता है आज आपने खत्म भी नहीं नहीं, आज खत्म नहीं, कल खत्म हो जाएगा। बस शुरू करते हैं, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं स्लाइड्स ट्रांसफर कर लूँ, इसमें नहीं है। तब तक आप कुछ अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो सिर्फ मुझे 5 मिनट चाहिए स्लाइड्स को ट्रांसफर करने के लिए। सर वो जो आंसर में थे आई कैप टू वो इसमें लिखा है अच्छा, जो अभी आपने आई कैप का आंसर दिखाया नहीं मैंने खुद बनाया। नहीं, जो आंसर इसका था वो भी आप इसमें भी नहीं है, आई कैप वाला अलग है, मेरे वाले 3 अलग है। आई कैप ने एक के मुताबिक बनाया हुआ। आप क्या लगे भेजूंगा इस बुक में नहीं है, इसमें नहीं, ठीक, ओके वो मैं सेंड करूंगा। ओके। चलो जी, सर नजर आ रहा है ना, टॉपिक है बल्कि चैप्टर है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इट इज कॉल्ड बिग डाटा, इट इज कॉल्ड बिग डाटा। जो चैप्टर 1 का डाटा है दैट प्राइमरली फोकसेस ऑन डाटा ऑफ अ सर्टेन पर्सन, ऑफ अ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, बस उसका ताल्लुक इंडिविजुअलिटी से है, एक बंदे से है या एक इदारे से। बिग डाटा क्या होगा, खुद सोच के बताएं। ज़्यादा लोगों का ज़्यादा ऐसा डाटा जो कि एक से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल है, ऐसा डाटा जो कि एक से ज़्यादा इदारों पर मुश्तमिल है। इस लाइन में जितने भी सीए के कॉलेजेस आ रहे हैं, इन सब का डाटा अगर मैं कंबाइन कर दूं तो वो क्या बन जाएगा। आप सब की एजुकेशनल डाटा को मैं कंबाइन कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, बिग डाटा। तो बिग डाटा बेसिकली एक ऐसा डाटा है जो कि क्वांटम में ज़्यादा है, क्योंकि क्वांटम में क्या है, ज़्यादा। ये डाटा क्वांटम में क्या है, ज़्यादा। बिग डाटा को समझने के लिए हमें इसके फीचर्स को समझना पड़ता है। अगर हमें इसके फीचर्स समझ आ गए तो कहानी आज ही ख़त्म हो जाएगी। इसके 5 फीचर्स हैं। कितने फीचर्स हैं, 5। कितने हैं, 5। पहला फीचर है हमारे पास वॉल्यूम।
पहला फीचर क्या है हमारे पास? वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम बोले तो नहीं, वॉल्यूम मीन्स साइज, क्वांटिटी, हजूम। वॉल्यूम इज हजूम, क्वांटम, साइज। मुझे खुद बताएं, बिग डाटा का वॉल्यूम ज़्यादा होगा कि कम होगा? ज़्यादा होगा। तो ये डाटा एनॉर्मस होता है, बहुत भारी डाटा होता है, एक एनॉर्मस डाटा जो कि ग्रो कर रहा है एक्सपोनेंशियली, जो कि ग्रो कर रहा है, अभी मजीद बढ़ रहा है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, 512, 1024, इस तरीके से वो ग्रो करता चला जा रहा है। एक्सपोनेंशियल फैक्टर लगा हुआ है, ये रुकने वाला डाटा नहीं। मगर ये डाटा क्रिएट कहाँ से होता है? एक सिंपल डाटा से। भाई हम लोगों ने ओरिएंटेशन रिकॉर्ड की, एक सिंगल फाइल बन गई। फिर नेक्स्ट डे अगली क्लास रिकॉर्ड की, एक और सिंगल फाइल बन गई। फिर तीसरी क्लास रिकॉर्ड की, एक और फाइल बन गई। अब करते करते जनवरी के एंड तक जितनी भी फाइल्स बनती जाएंगी, क्या वो हार्ड ड्राइव की स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है? कर रही कि नहीं कर रही? कर रही है। इसका मतलब है कि उस ड्राइव की स्पेस आहिस्ता आहिस्ता ये वीडियोस कंज्यूम करती जा रही हैं। भाई पहली वीडियो है, फर्स्ट करें, वो बनी 1 GB की, दूसरी बनी 1.5 GB की, तीसरी बनी 1.2 GB की। करते 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 पूरे सेशन एंड में पता चला कि जनाब 100+ GB तो कंज्यूम हो चुका है। इसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, इसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। ये डाटा मेगाबाइट्स में और गीगाबाइट्स में नहीं होता, ये होता है पेटाबाइट्स में। किस में होता है? पेटाबाइट्स में होता है, ज़ेराबाइट्स में होता है, 5 टाइम्स होता है। पेटा मीन्स 5। तो वॉल्यूम इसका हमेशा क्या होगा? हाई होगा। वॉल्यूम इसका हमेशा क्या होगा? अब आप मुझे बताएं, यूट्यूब के ऊपर एक टाइम पे कितनी सर्चेस होती हैं? पर सेकंड कितनी सर्चेस होती होंगी? थाउजेंड्स में ज़्यादा होती हैं बल्कि। अक्सर अगर क्रोम पे खोले तो ऊपर नजर आ रहा होता है कि इस सेकंड में कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, कितनी सर्चेज हुई हैं। तो ये डाटा जो यूट्यूब अपने सर्वर्स पर डाल के बैठा हुआ है, ये कोई स्मॉल डाटा तो नहीं है। ये डाटा क्या है? बिग डाटा। और इन्होंने बिग डाटा को क्या करना है? मैनेज करना है। हमसे तो हमारा स्मॉल डाटा मैनेज नहीं होता। और वो देखें सर्वर्स जो कि एक बड़े प्लेटफॉर्म पे ऑपरेट कर रहे हैं और ह्यूज इनॉर्मस ट्रांजैक्शंस को अपने अंदर समेट के बैठे हैं। ये आता कहाँ से? नॉर्मली सोशल मीडिया से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। 1 सेकंड में कितने हज़ारों मैसेजेस होते होंगे और हर मैसेज की एक लॉग फाइल मेंटेन हो रही है। किसके पास? व्हाट्सएप के सर्वर्स के पास। IoT डिवाइसेस, ये क्या होती हैं? स्मार्ट डिवाइसेस। IoT मीन्स स्मार्ट डिवाइसेस। तो हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड, चलो बैंक की बात कर लेते हैं। बैंक में डेली बेस पे कितनी ट्रांजैक्शंस होती होंगी? एक ब्रांच में थाउजेंड्स, मिलियंस में ट्रांजैक्शंस होती होंगी। और अगर वो ब्रांच बड़ी है तो उससे भी ज़्यादा होती होगी। फिर वो तो एक ब्रांच है, अगर पूरे मुल्क में 100 ब्रांचें हों फिर तो और ज़्यादा हो जाएगा। और ये भी एक बैंक है और एक सिटी है। और अगर ये बैंक हर सिटी में मौजूद हो और हर सिटी में कम से कम 50 ब्रांचेज हो, फिर बैंक को ये सारा डाटा अपने पास संभाल के रखना है। बैंक को ये सारा पैसा अपने पास सारा डाटा अपने पास संभाल के रखना है। तो हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी होगा। एम्प्लॉय का वेंडर वाला कब जा रहा है, उसका रिकॉर्ड भी होगा। कितने पैसे आए, उसका रिकॉर्ड भी होगा। कितने पैसे गए, उसका रिकॉर्ड भी होगा। कितनी ईमेल्स की, उसका रिकॉर्ड भी होगा। कितने नए अकाउंट्स खोले, उसका रिकॉर्ड भी होगा। ये सारा डाटा डेली बेस पे सिस्टम में एंटर होता चला जाता है, मगर फील नहीं होता डेली बेस पे। पता कब चलता है?
जब वो ज़्यादा साइज कंज्यूम कर लेता है और अब बैंक बेचारा परेशान होता है कि यार मैं इस इतने सारे डाटा का क्या करूं, क्योंकि हर डाटा तो मेरे लिए यूज़फुल नहीं है, हर डाटा मेरे लिए यूज़फुल नहीं। तो बैंक फिर क्या करता है, बैंक इस डाटा को दो हिस्सों में कैटेगराइज कर लेता है। एक वो डाटा है जिसको ये यूज़ करेगा, उसको कहते हैं डाटा नॉर्मलाइजेशन, और एक वो डाटा बन जाएगा जिसको ये स्टोर कर लेगा एक वेयरहाउस में, इसको हम कहेंगे डाटा वेयरहाउसिंग। क्या कहेंगे? डाटा वेयरहाउसिंग। चैप्टर 6 का जाके नाम पढ़िएगा। डाटा नॉर्मलाइजेशन एंड डाटा वेयरहाउसिंग। तो कौन सा डाटा यूज करना है और कौन सा डाटा यूज नहीं करना, ये भी डिटरमिन करना पड़ता है टू मेक करेक्ट डिसीजन मेकिंग। फिर हर बैंक ने सीसीटीवी लगाया होगा, हर बैंक ने बायोमेट्रिक लगाया होगा, तो उसका डाटा भी रिकॉर्ड हो रहा होगा। हर चीज़, इवन हवा की वजह से भी अगर कोई पत्ता हिल रहा है उस बैंक में, वो भी बैंक के लिए क्या है? डाटा। इस कॉलेज की मिसाल ले लें, एक बच्चे का एडमिशन फॉर्म एक अटेम्प्ट के लिए सिंगल डाटा, और अगर वो बच्चा हमारे साथ पीआरसी से पढ़ता हुआ चला आ रहा है तो हर अटेम्प्ट का रिकॉर्ड उसका हमारे पास मौजूद होगा। ये एक बच्चा, इस तरह के हज़ारों बच्चे होंगे। फिर हर क्लास में किस दिन क्या पढ़ाया जा रहा है, हर क्लास की वीडियो अलग से रिकॉर्ड हो रही है, ये भी क्या है? साथ साथ डेवलप होता जा रहा है डाटा। कितनी फीस डेली बेस पे कॉलेज में आ रही है, ये भी क्या है? डाटा। कैंटीन पे कितनी सेल हो रही है, ये भी क्या है? डाटा। फोटोकॉपियर ने कितनी सेल की है, ये भी क्या है? डाटा। ये सारा डाटा हर डिपार्टमेंट अपना अपना मेंटेन कर रहा है, और ये सारे डिपार्टमेंट्स एक सेंट्रल डाटाबेस के अंदर अपना डाटा डालते चले जाते हैं डेली बेसिस पे। और जब सेशन एंड होता है तो डाटाबेस कहती है मुझे हाथ ना लगाओ। क्यों? उसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका होता है, उसमें ऐसा डाटा पड़ा होता है जिसको अब हमने क्या करना है? सॉर्ट करना है कि इसमें से डाटा यूज़फुल कौन सा है और यूज़फुल कौन सा नहीं है। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे डाटा एनालिसिस। चैप्टर 3 का नाम पढ़ो। बताता हूँ। यहाँ तक बात समझ आई? अच्छा, व्हाट इज आईओटी? आईओटी कहते हैं इंटरनेट ओवर थिंग्स। इंटरनेट ओवर थिंग्स। अब ये क्या है? आपका मोबाइल एंड्रॉयड है? एंड्रॉयड है? यस सर। एंड्रॉयड है। अच्छा, इस क्लास में जो बच्चे बैठे हैं एंड्रॉयड वाले, कुछ बच्चे बैठे होंगे आईफोन वाले। अगर मैं आपको कहूं कि आप सब ने एक नेटवर्क से ऑपरेट करना, एक वाईफाई के रूट से जाना, तो हर डिवाइस के पास अगर वो सेम वाईफाई चल रहा है, अगर वो सारे सेम नेटवर्क पे हैं, इसका मतलब है कि हर डिवाइस आपस में राब्ते में आ गई है। हर डिवाइस आपस में राब्ते में आ गई है। आपका लिया हुआ डाटा भी मेरे वाईफाई के रूट से स्टोर हो रहा है, आपका लिया हुआ डाटा भी मेरे वाईफाई के रूट से स्टोर हो रहा है, आपका भी स्टोर हो रहा है, आपका भी स्टोर हो रहा है, आपका भी स्टोर हो रहा है। और ये सारा डाटा अल्टीमेट किसके पास जा रहा है? जिसने मुझे ये नेट प्रोवाइड किया, उसको हम क्या कहूँगा? नेट प्रोवाइडर। जो इंटरनेट आपको प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर, उनको पता है कि किस मोबाइल के किस ईएमआई नंबर से किस दिन कौन सी चीज़ की गई। ये आईओटी है कि एक चीज़, एक इंटरनेट से सारी डिवाइसेस क्या हुई हैं? कनेक्ट हुई हैं, और उन सब का डाटा भी एक जगह पे एक सेंट्रल डाटाबेस में क्या हो रहा है? जाके स्टोर हो रहा है। घर की मिसाल लेना, घर में क्या क्या चीज़ें स्मार्ट हो गई हैं? बताओ ज़रा। एसी आजकल स्मार्ट है, टीवी आजकल स्मार्ट है, वॉशिंग मशीन आजकल स्मार्ट है, फ्रिज आजकल स्मार्ट है, चूल्हे भी आजकल स्मार्ट हो गए। चूल्हे भी आजकल स्मार्ट हो गए। तो अगर आप फर्ज करो आपने फ्रिज खोली, फ्रिज में दूध रखा,
तो आपको फ्रिज बताती है कि भाई ये दूध जो है वो इतने टाइम में ठंडा हो जाएगा, तो मैं इसको इतने टाइम के बाद निकाल लेना। अब ये जो उसने आपको रिजल्ट दिया है, ये डाटा है। अच्छा, ये कैसे दिया? वाया इंटरनेट। वाया इंटरनेट, सेम इंटरनेट से सारी डिवाइसेस क्या हो रखी हैं? कनेक्ट, और ये आपस में एक दूसरे के साथ राब्ता करती रहते हैं। आपस में एक दूसरे के साथ ये राब्ता कायम रखती हैं। इसे कहते हैं इंटरनेट ओवर थिंग्स। पढ़ेंगे इसको, तसल्ली से पढ़ेंगे इसके रेलेवेंट चैप्टर में जाके। ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट मैनेज टेराबाइट्स टू पेटाबाइट्स ऑफ डाटा। तो बिग डाटा का सबसे बड़ा फीचर क्या है? वॉल्यूम। साइज बहुत ज़्यादा क्या है? हैवी है। साइज बहुत ज़्यादा क्या है? हैवी है। दूसरा फीचर क्या है? वेलोसिटी। बचपन में पढ़ा होगा, वेलोसिटी होती थी, स्पीड होता था, डिस्टेंस है ना? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी कहते हैं तेज। वेलोसिटी कहते हैं तेजी। ये डाटा स्लोली नहीं आता, ये रैपिड पेस पे होता है। ये हर वक्त जनरेट हो रहा है। हर वक्त क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है। इसकी स्पीड काफी ज्यादा क्या है? हाई है। वॉल्यूम तो हाई है ही है, मगर जिस स्पीड से ये चल रहा है वो वॉल्यूम को मजीद क्या बढ़ा देता है? मजीद हाई करता चला जाता है। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? हमेशा ज्यादा। क्यों? ये डाटा रियल टाइम पकड़ता है। ये डाटा पकड़ता है रियल टाइम, तो इसकी वेलोसिटी भी क्या है? ज्यादा। इसका वॉल्यूम भी क्या है? ज्यादा। तीसरा फीचर वैरायटी। तीसरा फीचर क्या है? वैरायटी। क्या मतलब? इसमें आपको स्ट्रक्चर्ड डाटा भी मिलेगा, अनस्ट्रक्चर्ड भी मिलेगा, और सेमी स्ट्रक्चर, मिक्स नहीं कहना, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा भी मिलेगा। अब आप बखूबी जानते हैं कि व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड, व्हाट इज अनस्ट्रक्चर्ड एंड व्हाट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड। तो तीनों तरह के डाटाज आपको कहां पे नजर आना शुरू हो जाएंगे? बिग डाटा में। डन है यहां तक? तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि भाई बताओ बिग डाटा के 3 V's कौन से हैं, तो क्या बताएंगे? वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी। वॉल्यूम में क्या बताएंगे? कि ये डाटा काफी हैवी साइज का होता है, एनॉर्मस साइज का होता है, और ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करता। वेलोसिटी में क्या बताएंगे? कि ये रियल टाइम होता है, इसकी स्पीड काफी ज्यादा हाई है, ये ज्यादा तेजी से जनरेट हो रहा है। और वैरायटी में क्या बताएंगे? कि इसके डाइवर्स फॉर्मेट्स हैं, ये स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, और सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। फिर मजीद 2 V's हैं इसके, एक है वेरासिटी और एक है वैल्यू। जी, रियल टाइम मीन्स उसी वक्त। जैसे ये मुझे अभी साथ साथ रिकॉर्ड कर रहा है, हमारे बोलने में और उसके रिकॉर्ड करने में कोई लैग नहीं है, कोई गैप नहीं है कि मैंने बोला अब और ये मुझे 10 सेकंड के बाद रिकॉर्ड करेगा। नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ और जो मुझे देख रहा है वो साथ साथ रियल टाइम पे इसमें एंटर हो रहा है। हाँ जी, चौथा क्या है? वेरासिटी। चौथा क्या है? वेरासिटी। ये वर्ड आपके लिए नया है। ये वर्ड आपके लिए क्या है? ये वेरासिटी क्या होती है? वो तो आपने देख के बता दिया ना। वेरासिटी, वेरासिटी मीन्स कि इसमें कुछ डाटा एक्यूरेट होगा और कुछ डाटा एक्यूरेट नहीं होगा, यानी कि मिक्स होगा ना। कुछ डाटा सही आ रहा है, कुछ डाटा खराब आ रहा है। हमें क्या करना है? हमें डाटा क्लीन करना है। हमें क्या करना है? डाटा क्लीन करना है। और क्लीन करके सिर्फ कौन सा डाटा बाहर निकालना है? एक्यूरेट डाटा बाहर निकालना है। क्योंकि जितना नॉट एक्यूरेट डाटा या अनएक्यूरेट डाटा है उससे मैं सही डिसीजन मेकिंग कभी भी नहीं कर पाऊंगा। तो वेरासिटी मीन्स कि जो डाटा हो उसको हमने क्या करना है? एक्यूरेट करके बाहर निकालना है, उसको ट्रस्ट वर्दी बनाना है, जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। सोशल मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन ऑन यूजर बिहेवियर। जैसे आपको मैंने कल बताया था, सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ तरह के कमेंट्स होते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे। कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जो कि जान के करवाए होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बदनाम करने के लिए।
तो कम से कम उन फीडबैक्स को हम साइड पे कर दें ताकि जो रिमेनिंग जो सच्चे फीडबैक्स हैं उसके ऊपर फैसला किया जा सके। ये क्या कहलाता है? वेरासिटी। तो बिग डाटा का वॉल्यूम क्या होगा? ज़्यादा। बिग डाटा में वैरायटी क्या होगी? ज़्यादा। इसकी वेलोसिटी क्या होगी? जिसकी वजह से इसमें दो तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर होनी शुरू हो जाएगी, जो सही है और जो सही नहीं है। और इसका अगला स्टेप क्या होगा? हमने डाटा को क्लीन करना है, डाटा को साफ करना है। डाटा क्लीनिंग, ये भी आपको एक चैप्टर में मिल जाएगा, डाटा क्लीनिंग, डाटा क्लीनिंग। एंड ये बिग डाटा अगर सही से यूज किया जाए तो हमें क्या दे जाएगा? वैल्यू। ये बिग डाटा को अगर मैं सही से इस्तेमाल करूं तो अल्टीमेट ये मुझे क्या रिजल्ट करेगा? वैल्यू में रिजल्ट करेगा। क्या वैल्यू मुझे मिलेगी इससे? मेरे अल्टीमेट जो गोल्स हैं वो अचीव हो जाएंगे, मैं अपनी कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकता हूँ, मेरे डिसीजन मेकिंग ज़्यादा सही हो जाएंगे, मेरी कंपनी को मार्केटिंग में बूस्ट मिल सकता है, उसकी सेल्स बढ़ सकती हैं। तो अब आइए रिवाइज करते हैं। बिग डाटा की डेफिनेशन क्या थी? बिग डाटा वो डाटा है जो कि वास्ट वॉल्यूम पे है, ये जनरेट होता है एट अ वेरी हाई वेलोसिटी, इसके अंदर डिफरेंट तरह का डाटा मौजूद होता है, इसमें वैरायटी भी होती है और वेरासिटी भी होती है, और ये मुझे हेल्प करता है, मुझे वैल्यू देता है ताकि मैं इससे बिजनेस इनसाइट्स निकाल सकूं और उसकी बेस के ऊपर क्या कर सकूं? अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकूं। तो इनका डाटा, इनका डाटा, इनका डाटा, इनका डाटा, आप सब का डाटा अगर हम जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? बिग डाटा। इनका डाटा भी कुछ स्ट्रक्चर्ड होगा, अनस्ट्रक्चर्ड होगा, इनका भी, इनका भी, इनका भी, इनका भी। जब सबका जोड़ दिया जाएगा तो उसका वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा। फिर सिर्फ जोड़ देना काफ़ी नहीं है, जोड़ने के बाद ये जो भी काम कर रहे हैं ऑनवर्ड्स, ये ऑनवर्ड्स ऑनवर्ड्स ऑनवर्ड्स, आप सारे जो भी ऑनवर्ड्स काम कर रहे हैं वो तेज़ी से कहाँ पे रिकॉर्ड होता चला जा रहा है? डाटाबेसेस के अंदर। और इसकी वेलोसिटी क्या है? हाई, क्योंकि ये डाटा उठा रहा है रियल टाइम या दूसरा रियल टाइम, और ये डाटा मुझे एंड पे क्या दे के जाएगा? एक अच्छी वैल्यू। इसमें वैरायटी भी है। क्या मतलब? इसमें वो तीनों कैटेगरीज हैं, स्ट्रक्चर्ड भी, अनस्ट्रक्चर्ड भी, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी, और ये वेरासिटी भी रखता है। इसमें कुछ डाटा एक्यूरेट है, कुछ डाटा एक्यूरेट नहीं है। जो एक्यूरेट नहीं है मुझे उसको निकाल के बाहर फेंकना है और एक्यूरेट से मुझे फायदा हासिल करना है। डन? कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से हम ये बिग डाटा हासिल कर सकते हैं? कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से मैं बिग डाटा हासिल कर सकता हूं? तो कहता है ये 5 सोर्सेज हैं। सबसे बड़ा सोर्स कौन सा? पेटाबाइट्स छोड़ें, टेराबाइट्स छोड़ें, गीगाबाइट्स भी छोड़ दें, जीटाबाइट्स में ट्रांजैक्शंस होती हैं, एंट्रीज होती हैं। I can't find your Wi-Fi network. Open the Google Home app to reconnect to Wi-Fi. फिर बोल पड़ा। तो फेसबुक के ऊपर, गूगल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या हम सबका अकाउंट मौजूद है? एक सर्वे हुआ था कि दुनिया में इतनी आबादी नहीं है जितने अकाउंट्स ओपन हुए हैं, और हर अकाउंट कोई ना कोई पोस्ट करता है। तो सबसे बड़ा सोर्स जहाँ से हमें बिग डाटा मिलता है वो क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आइए पढ़ लेते हैं। 13.8 बिलियन IME नंबर हैं जो i4 जनरेशन के हैं, जो कि रजिस्टर्ड हैं और उतने एग्जिस्ट भी करते हैं? यूज करते हैं। नहीं करते ना, इतने तो हैं जो रजिस्टर्ड हैं, मगर उसमें से यूज कितने होते हैं? वो जनरेशन के i4 के IP4, हाँ, तो IP एड्रेस जो होता है ना 4, अब IP6 आ चुका है, उसके उससे कहीं ज़्यादा हैं। कितने मोबाइल रजिस्टर्ड हैं तो वो IP रन हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर क्या अब उसको यूज़ करने वाले उतने ही नहीं, उससे ज़्यादा होंगे, क्योंकि मोबाइल जो है ना, हर मोबाइल का एक डिफरेंट IMEI नंबर होगा, जी। तो एक बंदे के पास ज़्यादा मोबाइल भी तो हो सकते हैं। तो सोशल मीडिया क्या है?
प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये डेली बेसिस के ऊपर जो आप इसके ऊपर जाके पोस्ट करते हैं, जो लाइक करते हैं, इवन आपका जो अंगूठा दबता है ना, लाइक, मैंने लाइक किया है, वो एक सिंगल लाइक भी क्या काउंट होगा? डाटा। वो एक सिंगल आपका क्या हुआ लाइक भी क्या है? डाटा। जो भी चीज़ें आप शेयर कर रहे हैं, ये सारा वो अपने अंदर स्टोर कर रहा है। दे आर यूज्ड फॉर सेंटीमेंट एनालिसिस। ये क्या होता है? इसके ऊपर कल बात हुई थी हमारी, इमोशंस, ब्रांड मॉनिटरिंग एंड पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग। आजकल के दौर में जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, वो कैसे हो रही है? थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू ट्विटर हो रही है, इंस्टाग्राम हो रही है, लिंक्डइन हो रही है, फेसबुक हो रही है। कहता है अ कंपनी ट्रैक्स सोशल मीडिया मेंशंस एंड हैशटैग्स ड्यूरिंग अ प्रोडक्ट लॉन्च टू गेज कस्टमर्स सेंटिमेंट्स एंड एडजस्ट देयर कैंपेन इन रियल टाइम। कहता है कंपनी ने अगर आजकल जो भी अपना नया सॉफ्टवेयर देना हो या कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, तो सबसे पहले कंपनी फेसबुक पर जाएगी और देखेगी कि इस तरह के कितने कस्टमर्स उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। फिर वो एक सर्वे चलाती है और देखती है कि उनके प्रोडक्ट जो वो लेकर आ रहे हैं मार्केट में, उसमें से क्या उनको फ़ायदा मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता। फिर वो उनसे क्या लेगी? फीडबैक लेगी। जिसको यूज़ करते हैं उसको पता चलेगा कि एक्चुअल में डिमांड एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। फिर उसके मुताबिक वो अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स बनाते हैं कि हम लोगों ने एक इंडिविजुअल को ट्रैक कैसे करना है, उसको ऐसी कौन सी बात बतानी है जिसको सुन के वो हमारा प्रोडक्ट बाय आउट कर सके। और ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? सोशल मीडिया से। इंसान सारा का सारा कचरा जाके कहाँ पे फेंक के आता है? सोशल मीडिया पे। मतलब आई एम फीलिंग वेरी सैड। अब बंदा इसका स्टेटस क्यों लगाए? क्यों लगाना बनता? हम लगाते हैं, हम खाम बखां एक नया डाटा ऐड कर देते हैं। तो बिग डाटा को हासिल करने का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? सोशल मीडिया। देन IoT डिवाइसेस, सेंसर्स, स्मार्ट एप्लीकेशंस एंड कनेक्टेड व्हीकल। आजकल की गाड़ियां भी क्या है? स्मार्ट गाड़ी आ गई हुई हैं। तो ये भी डेली बेस पे ट्रैक करती हैं कि एक इंसान किस किस तरीके से अपनी मूवमेंट कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कब धो रहा है, कब साफ कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कब आ रहा है, किससे मिल रहा है। ये सारी चीज़ें रेगुलरली क्या होती जा रही हैं? आपकी ट्रैक होती जा रही हैं। आप अपने फुट स्टेप्स छोड़ते हैं डेली बेसिस पे। इसको कहते हैं डिजिटल फुट स्टेप्स या डिजिटल फुटिंग्स कहते हैं उसको। आप वो डेली बेस पे छोड़ते हैं, जिससे आपकी और आपकी एक्टिविटीज़ को क्या किया जा रहा है? ट्रैक डाउन किया जा रहा है कि इंसान कर क्या रहा है, उसके नेचर में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। फिर कंपनियां उसी चीज़ को एनालाइज करती हैं और आपकी पसंद के मुताबिक एक प्रोडक्ट निकाल के आपको दे देती हैं और फिर आप उनको बाय करना शुरू कर देते हैं। तो कंपनियां चलती है ऐसे, उनको पता होता है कि हमारे कस्टमर को चाहिए क्या, और वो उठाती डाटा कहाँ से है? जहाँ पे इंसान ये सारा कचरा फेंक के आता है। तो खैर, सेंसर, स्मार्ट अप्लायंसेस, कनेक्टेड व्हीकल्स, ये जो चीज़ें हैं आपके घर में यूज़ हो रही हैं, ये डाटा कैप्चर कर रही हैं और उस डाटा को यूज़ किया जाता है टू मेक डिसीजन मेकिंग। तीसरा, ट्रांजैक्शनल डाटा। भाई एक दुकान हो, एक फ़र्ज़ करें यही यूरो स्टोर हो, देखा हुआ यूरो स्टोर सब, वहाँ पे एक पॉइंट ऑफ सेल लगा हुआ। एक दिन का एक कस्टमर तो बिग डाटा नहीं होगा, एक दिन के 1000 कस्टमर बिग डाटा होंगे। यस, 30 दिन के, पूरे साल के। तो जब पूरे साल को वो पकड़ के एनालिसिस करेंगे कि कौन सी चीज़ बिक रही और कौन सी चीज़ नहीं बिक रही, तो क्या वो चीज़ें ला के रखेंगे जो कस्टमर ज़्यादा पसंद कर रहा है? रखेंगे। मगर ये उनके पास रिकॉर्ड आया कहाँ से? उनके यूज़ किए हुए पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से। फिर ये जो कंपनियां अपना ई कॉमर्स खोल के बैठी हुई हैं, कोई एग्जांपल है किसी के पास ई कॉमर्स की? अमेज़ॉन है, दराज है, OLX है। वो देखते हैं कि इंसान क्लिक कहाँ पे जाके कर रहा है, क्लिकिंग देखते हैं कि वो पसंद क्या कर रहा है।
और जब आप एक दफ़ा एक चीज़ क्लिक कर देंगे तो आपको बार बार उसी से रिलेटेड चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। इसे कहते हैं क्लिक स्ट्रीम का जादू। क्लिक स्ट्रीम, हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अब देखें वो ट्रैक कर रहे हैं कि लोगों को सैलरी आती कब है, कब उनका अकाउंट बढ़ता है। जैसे उनका अकाउंट बढ़ेगा वो सारी चीज़ें उनको शो होना शुरू हो जाती हैं। जैसे अकाउंट बंद हो तो फिर आपके मोबाइल पे शो होना शुरू हो जाएगा, कर्जा ले लें, लोन ले लें। ये होता है, ये होता है, कभी गौर कीजिएगा। तो ये इदारे इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, आपको फंसाते ही ऐसे, जैसे कॉलेजेस भी करते हैं। सेशन स्टार्ट हुआ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सेशन एंड हुआ, उसके बाद ये ऑफर वो, ताकि बच्चा क्या रहे, रिटेन्ड रहे। एंड द लास्ट वन इज मशीन जनरेटेड डाटा। आपकी जितनी भी मशीन्स हैं ये भी डाटा प्रोड्यूस करते हैं। भाई ये जो कैमरा लगा हुआ, एक तो डाटा मैं इसको दे रहा हूँ, फिर इसकी जो अपने अंदर सेंसर्स काम कर रहे हैं, इसका लेंस, इसकी बैटरी, और क्या होता है इसमें, कितना डाटा वो कंज्यूम कर रहा है, कितनी स्टोरेज पावर वो रखता है, ये सारी चीज़ें कौन जनरेट कर रहा है, मशीन जनरेट कर रही है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में मशीनों के ऊपर सेंसर्स लगाए जाते हैं, देखा जाता है कि वो मशीन कितनी काबिल है, वो कितनी आउटपुट दे रही है, उसको कब ज़रूरत है तेल पानी बदलने की। ये मशीन खुद तो बोल नहीं सकती, मगर आप उसको नेट से कनेक्ट करके स्मार्ट बना के देख तो सकते हैं कि अब इसमें कितनी बैटरी रह गई है, कितनी पावर रह गई है, कितना आउटपुट ये बना सकती है, और उसका रिज़ल्ट पिछले वाले से बेहतर है या नहीं। आजकल तो हर चीज़ स्मार्ट होती चली जा रही है, और वो हर स्मार्ट चीज़ सिर्फ एक मशीन तो नहीं है, मल्टीपल मशीन्स हैं। ये सारी मशीनें मिल के क्या जनरेट कर देंगी, बिग डाटा। व्हीकल्स, जितने भी ये ई गाड़ियाँ हैं, जनाब कब पेट्रोल भरवाना है, कब पेट्रोल नहीं भरवाना, ये कब पता चलता है, सफ़र के दौरान वो आपको बता देती है कि भाई हमारा जो पेट्रोल है वो इसके नीचे आ रहा है, गेज के नीचे आ गया, पेट्रोल भरवा लो। सिंपल सी मिसाल देता हूँ, गूगल मैप्स। गूगल मैप्स क्या करते हैं, वो तो सामने है ना, बैक एंड पे क्या काम करता है, आपको ट्रैक कर रहा है कि ये इंसान की लोकेशन कहाँ कहाँ पे मूव कर रही है, आपके फुटप्रिंट्स को देख रहे। तो बिग डाटा है तो बड़ी अच्छी चीज़, मगर एट द वेरी सेम टाइम ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ भी है। तो 5 बातें हैं। पहली बात कौन सी थी, वॉल्यूम। दूसरी बात कौन सी थी, तीसरी बात कौन सी थी, चौथी बात कौन सी थी, वेरासिटी, और 5वीं बात कौन सी थी, वैल्यू। डन, यहीं तक रुकते हैं, ठीक है जी। चलो यहाँ से कल कहानी को आगे लेकर चलेंगे। वेरासिटी मीन्स कि हर तरह का डाटा पड़ा हुआ है, खराब